हेलो एवरीवन। तो चलो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट थायराइड ग्लैंड। हम लोगों ने इस चैनल पे पहले भी अपने एक ग्लैंड की वीडियो कवर करी है विच वॉज पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लास 11 की बायोलॉजी की केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर की। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे थायराइड ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में सब कुछ सीखेंगे। ओके, सो देखो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड के बारे में जो भी डेटा है, ये हैंड रिटन नोट्स में मेरे। अब इसको एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे, ताकि कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, सो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। अब इसका पहला पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब पिट्यूटरी की हम लोगों ने बात करी थी तो हमने ये समझा था कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट होती है, लेकिन थायराइड सबसे लार्जेस्ट है। इसकी लोकेशन की बात देखो, ये क्या नेक में प्रेजेंट होती है। हमारा जो नेक वाला रीजन होता है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शो कर रखा है। इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये आपको बड़े बड़े सर्कल्स से कुछ शो हो रहा होगा, है ना। ये क्या है, थायराइड फॉलिकल्स। यानी कि आपकी जो नेक वाले रीजन में थायराइड ग्लैंड होती है, दो टाइप के सेल्स से बनी होती है, एक थायराइड फॉलिकल्स और एक पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं थायराइड फॉलिकल्स है, और ये छोटे 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 जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ना, दिस छोटे छोटे सर्कल्स, ये सारे पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ये बीच में जो आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका इस्थमस होता है, और ये जो बीच में लिक्विड पार्ट इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू है। और नीचे ये ट्रैकियम में कनेक्ट है, ये विंड पाइप वाला पार्ट है। ये आपको मैंने वेंट्रल व्यू दिखाया। किसी भी पार्ट का वेंट्रल व्यू बोलने का मतलब है कि आपने उसको आगे से दिखाया है। ठीक है, अभी देखो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट आपको ये कह रहा है कि अगर आपको थायराइड ग्लैंड की अपनी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए तो आपको 120 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन पर डे अपनी डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो आपको आयोडीन मिलता है वो हमेशा आपको अपने सी फूड से मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर अपनी बॉडी में आप थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग कराना चाहते हो तो 120 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर के हॉर्मोन्स की चलो हम बात करना शुरू करते हैं। अब मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के अंदर कितने सेल्स बताए, दो टाइप के सेल्स बताए हैं। एक मैंने आपको बताया थायराइड फॉलिकल और एक मैंने आपको बताया पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो जो थायराइड फॉलिकल सेल्स होते हैं इनसे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक T3 हार्मोन निकलता है और एक T4 हार्मोन निकलता है। T3 को आप प्रॉपर बोल सकते हैं ट्राइथोथायरॉक्सिन और T4 को प्रॉपर बोल सकते हैं टेट्राथोथायरॉक्सिन। ये जो T3 वाला हार्मोन होता है ये निकलता तो अमाउंट में 20% है, लेकिन पोटेंट में बहुत ज़्यादा होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि ये हार्मोन हमारी बॉडी में निकलता तो केवल 20% ही है, लेकिन इसका काम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाला हार्मोन कौन है, T3 हार्मोन है। और T4 हार्मोन का मतलब है कि ये निकलता तो 80% है, लेकिन पोटेंट यानी कि इसकी फंक्शनिंग, इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में बहुत कम होती है। पैराफॉलिकुलर सेल से एक ही मेजर हार्मोन निकल रहा है विच इज TCT, जिसको प्रॉपर थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, इट रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब कि ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। ये सारा का सारा जितना भी कैल्शियम अवेलेबल होता है हमारे ब्लड में, सारा का सारा हमारी बोन्स को देता है। तो किसको देता है ये कैल्शियम, ये बोन्स को कैल्शियम देता है। तो TCT का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना, और ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा, और जितना भी कैल्शियम होगा उस सबको ये बोन्स में एक्यूमुलेट करता है। और बोन्स आपको पता ही है, कैल्शियम से तो बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो थायरोकैल्सिटोनिन का मैंने आपको मेजर कुछ चीज़ें बता दी हैं। ये मैंने आपको हार्मोन का नाम और बहुत इन जनरल उनके बारे में चीज़ें बताई हैं। आगे उनके हम फंक्शंस देखते हैं और फिर इनसे होने वाली डिसीज़ को देखते हैं। ये देखो हमें सारे के सारे मैंने जो आपको अभी रिसेंटली 3 हार्मोन्स बताए ना, T3, T4, TCT, इन सब के फंक्शंस की बात करते हैं। पहला फंक्शन क्या कह रहा है, हेल्प्स इन अरिथ्रोपोइसिस। अरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है RBC बनाना। RBC हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो RBC बनाने का काम कौन कर रहा है, ये 3 हार्मोन्स कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, कंट्रोल फिजिकल मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ, 3 टाइप की ग्रोथ कंट्रोल कर रहे हैं। थर्ड में इंक्रीज ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारा ATP फॉर्मेशन। देखो हमारी बॉडी में रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म मतलब कि वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों को बना रही है, कुछ चीज़ों को तोड़ रही है, उससे ATP फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी बन रही है, जिससे हमारी बॉडी में सारे के सारे फंक्शंस हो रहे हैं। एनर्जी के अलावा कोई कुछ कर सकता है कि, हम भी विदाउट एनर्जी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए बॉडी को भी ATP चाहिए होता है एज एनर्जी।
फोर्थ पॉइंट कह रहा है ये हमारी बॉडी में BMR, RMR और AMR रेट्स कंट्रोल करता है। ये बॉडी की 3 टाइप्स की रेट्स होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करता है। बस इतना आप लोग याद रख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस जिनमें कुछ चीज़ बन रही है आपकी बॉडी में या फिर कुछ चीज़ टूट रही है, ठीक है। ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का करता है और कार्बोहाइड्रेट का करता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा बढ़ेगा इन चीज़ों का, उतना ज़्यादा आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और बॉडी का जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही आपकी बॉडी में स्वेट ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और जितना ज़्यादा स्वेट इंक्रीज़ होगा उतना ही आपकी बॉडी में फैट बर्न होगा, जिसका साफ साफ मतलब है कि आपकी बॉडी में वेट लॉस होगा। तो इसलिए जिनकी थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छा काम करती है ना, तो वो लोग आप लोग देखोगे उनका फैट डिपोजिशन काफ़ी कम होता है। और जिनका फैट डिपोजिशन कम नहीं होता, हम इन जनरल वे में बोल देते हैं कि शायद इनका थायराइड सही से काम नहीं करता। तो ये एक सेंस आप रिलेट कर सकते हो। अब डिसीज़ की बात करते हैं। मैं हार्मोन्स बता चुकी हूँ, उनके फंक्शंस बता चुकी हूँ। अब डिसीज़ के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले डिसीज़ मैं बताऊँगी जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब यानी कि अगर इस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कम सीक्रेट होंगे तो शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहला सिंपल गॉइटर, एंडेमिक गॉइटर, चाइल्ड में क्रेटिनिज्म और अडल्ट में मायोक्सिडेमा। एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर का क्या मतलब है कि जब आपके पास आयोडीन नहीं होता, तो आपको पता होगा कि जो हमारा नेक वाला रीजन होता है थायराइड ग्लैंड में, उधर हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता और हार्मोन इधर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्वेल हो जाता है और ढंग से आपका थायराइड काम नहीं करता, ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल गॉइटर। एंडेमिक गॉइटर मतलब ये जब सेम चीज़ हो, लेकिन ये देखो इनमें डिफरेंस समझो। मैंने बोला सेम ही चीज़ है, सिंपल गॉइटर या एंडेमिक गॉइटर, यानी कि आयोडीन आपकी डाइट में जो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। लेकिन सिंपल गॉइटर का मतलब पता है क्या था, आपके पास आपकी सराउंडिंग में, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आयोडीन प्रेजेंट तो था, बट आपने उस आयोडीन को कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। जैसे हो सकता है घर में खाने में नमक आपको अच्छा तो नमक तो सबके घर में होता है ना, लेकिन आपने अपनी डाइट में कंज्यूम ना करो, ठीक है। आपके घर में जितनी भी सॉल्टी चीज़ें होती हैं आप उसे कंज्यूम ना करते हो, तो आपके अंदर आयोडीन नहीं गया। लेकिन एंडेमिक गॉइटर का मतलब है कि कॉज क्या था आपकी डाइट में आयोडीन ना होने का, आपकी सराउंडिंग्स में आयोडीन अवेलेबल ही नहीं था। जैसे आप ये देखो, पीपल जो लिव माउंटेन में या स्लोप ऑफ हिल्स में रहते हैं, ये नेचर है, वहाँ पे इतना आयोडीन अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक गॉइटर। तो इतना छोटा सा डिफरेंस है, सिंपल गॉइटर और एंडेमिक गॉइटर में होती एक ही चीज़ है, लेकिन आयोडीन अवेलेबिलिटी ना होने के दो अलग अलग रीजंस होते हैं। अब चाइल्ड में देखो, चाइल्ड में जो बीमारी होती है दैट इज़ क्रेटिनिज्म। वो कौन सी बीमारी है? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में बच्चे को क्या होगा, अगर किसी बच्चे के पास हाइपोथायरॉयडिज्म वाली बीमारी है तो फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली तो रिटार्डेड रहेगा, उसका IQ भी काफ़ी कम होगा, ठीक है। और डीफ म्यूटिज्म होगा, यानी कि उसको अच्छे से सुनाई भी नहीं देगा, पार्शियल ओपन। और इसकी पहचान क्या होगी, ये बाय बर्थ होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी कि भाई उसका पार्शियल ओपन माउथ रहेगा विद फरोड टंग। तो ये आप एज अ आइडेंटिफिकेशन उस बच्चे की चेक कर सकते हो। अडल्ट में जो बीमारी होती है दैट इज मायोक्सिडेमा। देखो, मायोक्सिडेमा के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर गर्ल्स डिसीज़ के नाम से पूछा जा सकता है, तो दोनों नामों से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, वही सेम PMS का यहाँ पे मतलब फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल ग्रोथ आपकी रिटार्ड हो जाती है, सेम चीज़ अडल्ट के लिए भी, ठीक है। इससे फेस की स्किन का आइडेंटिफिकेशन किया। फेस की जो स्किन होती है ना, बहुत पफी स्किन हो जाती है, मतलब फूली हुई, स्वेल सी, ऐसी स्किन हो जाती है। IQ इसमें भी कम रहता है, फेस पर रिंकल्स हो जाते हैं। और स्पेशली अगर अडल्ट्स में ये बीमारी फीमेल्स में हुई है तो इससे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है और यूटेरस के अंदर फिब्रॉइड्स भी बन जाते हैं। तो आप ये थोड़ा एक्स्ट्रा, फिब्रॉइड्स का मतलब कुछ क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसको हम हिंदी में सिंपल गांठ बोल सकते हैं, ठीक है। ये बन जाता है। तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो कौन सी बीमारी में क्या होता है, इतना ही जानना ज़रूरी है। तो ये हमने फंक्शंस कवर कर लिए और वो बीमारियां देख ली जो इन हार्मोन्स के हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। अब आगे देखते हैं कि अगर यही हार्मोन ज़्यादा निकल जाएंगे ना हाइपर में, तो फिर क्या दिक्कत होती है। अब देखो, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से सबसे पहली बीमारी होती है, सबसे पहली बीमारी वो क्या होती है, वो होती है एक्सोथेल्मिक गॉइटर। दैट इज़ योर एक्सोथेल्मिक गॉइटर, जिसको आप ग्रेव या बेस्ड डिसीज भी बोल सकते हो। तो सारे एक ही चीज़ के नाम है। इसके नीचे देखो बड़ा बड़ा लिखा हो ऑटो इम्यून डिसीज़। ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब चलो आसानी से और आराम से समझते हैं। देखो, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्यों बनी है? एंटीबॉडीज़ बनी है ताकि बाहर से कोई ऐसी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं जो हमारे गट के लिए, हमारे पूरी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उनसे लड़ाई की जा सके और हमारी बॉडी को सारी की सारी बीमारियों से बचाया जाए। लेकिन जब ये एंटीबॉडी अपने नेचर के ओपोजिट यानी कि विपरीत ही काम करने लग जाए, मतलब ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को बचा ही नहीं बल्कि हमारे अंदर और बीमारी करने लगे,
इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीज़। इसका क्या रीज़न है वो तो नहीं पता। ऑटोइम्यून डिसीज़ का मतलब समझ आना चाहिए, जब आपके अंदर जो बीमारियाँ कॉज कर रही है वो कौन है, आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। इसको ईजी लैंग्वेज मैंने लिखा भी हुआ है साइड में, अगर आप इसको रीड करना चाहो तो इसको भी एक बार रीड कर सकते हो। इस डिसीज़ की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि आप अगर ऐसे किसी इंसान को देखोगे ना जिसको एक्सोथेल्मिक गॉइटर है या फिर जिसको बिग्रेव या बेजो डिसीज़ बोलो, तो आपको साफ समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की देखो, इन दिस डिसीज़ द आईज ऑफ अ पर्सन लुक लाइक अ बल्जेड आउट ऑफ अ सॉकेट। मतलब ऐसा लगता है कि इंसान की जो आईज है ना सॉकेट से बाहर आ गई है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, अभी आप अपने गूगल के सर्च बार में जाओ और वहाँ चेक करो कि जिस इंसान को एक्सोथेल्मिक गॉइटर होता है वो इंसान आइडेंटिफिकेशन में कैसा दिखता है, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। बाकी मैंने कैसा दिखेगा वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब सेकंड बीमारी जो होती है हाइपर की वजह से, वो हैशमिडो डिसीज़ होती है। देखो, अगर आपकी बॉडी में हाइपो हो जाए या फिर हाइपर सिक्रेशन, यानी कि अगर ज़्यादा हो जाए कम सिक्रेट हो जाए, तो जो थायराइड ग्लैंड होती है आपकी फंक्शनिंग को स्टॉप कर देती है, जिसको हम कहते हैं सुसाइड कर लिया थायराइड ने। अब थायराइड सुसाइड कैसे करेगी? इंसानों की तरह तो सुसाइड नहीं करेगी। थायराइड सुसाइड मतलब थायराइड ने अपने सारे काम करने बंद कर दिए। तो ये भी एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसीज़ है। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डिसीज़ ऑटो इम्यून है, तो पूरे इन हार्मोन्स वाले इस हार्मोन वाले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिसीज़ को ऑटो इम्यून, आगे भी और बहुत सारी ग्लैंड्स में ऑटो इम्यून डिसीज़ आएंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे पहले पिट्यूटरी में कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं पड़ी हम लोगों ने। बस हमने थायराइड वाले में 2 ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में अभी देखा है, पहले एक्सोथेल्मिक गॉइटर और फिर आपकी हैशमिडो डिसीज़ है। तो इन 2 के बारे में अच्छे से देख लेना। अभी मैंने आपको थायराइड ग्लैंड में जितना भी कुछ है, यानी कि सब कुछ कवर अप कर दिया है हैंड रिटन नोट्स से। मुझे लगता है सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। अगर आप नोट्स में देखोगे तो नोट्स में भी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई भी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है एनसीईआरटी की बुक्स की तरह। बस एक चीज़ ज़रूर करनी है कि अभी आपने नोट्स से देखा है, एक बार सारा का सारा कंटेंट समझने के बाद एक बार अपनी बुक को भी रीड करना है एनसीईआरटी को, ठीक है। उसमें अगर कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भी कुछ पता होना चाहिए तो आप उधर लिख सकते हो, उधर पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। नहीं तो कोशिश की गई है कि जितना भी मेजर सब कुछ है वो सब इसमें कवर अप हो जाए। सो के हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। और नोट्स में भी आपको बहुत इजी लैंग्वेज मिली है। अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो तो आप नोट्स को भी रीड कर सकते हो। उसके बाद बस एनसीईआरटी और रीड कर लेना। एक बार दोबारा से मैं बात रिपीट कर देती हूँ जो मैंने पिट्यूटरी के टाइम पे भी करी थी, कि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हर ग्लैंड्स के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, अगर कुछ गिवन है तो फिर उससे निकलने वाले क्या हार्मोन्स हैं और उनका क्या काम है। बस ये 3 चीज़ें पता करो, इससे ज़्यादा किसी भी टॉपिक में कुछ भी पता नहीं करना। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको और किस ग्लैंड पे सबसे पहली वीडियो चाहिए, क्योंकि 10 ग्लैंड्स हैं तो पहले कौन सी ग्लैंड पे चाहिए वो बता सकते हो। ओके, थैंक यू।